नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एक्ट 2016 की, जिसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन इस पूरे एक्ट का, आखिर इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि स्टेट रेरा में और सेंट्रल रेरा में आखिर फ़र्क क्या है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कि नीड ऑफ रेरा, जो सबसे पहला और मेन क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि आखिर रेरा को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और 2016 में ही क्यों लाया गया। क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं था जो रेगुलेट करता हो रियल एस्टेट सेक्टर को? तो देखिए, 2016 से पहले इंडिया में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करता हो। इससे पहले अगर कोई भी ऐसा केस होता था तो आपको कंज्यूमर फोरम में ही अपील करने का ऑप्शन था। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई होम बायर है जिसने एक कोई फ्लैट खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा या कोई बिल्डिंग खरीदी, इन केस अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, उसे पोजेशन में डिले किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा? वो किसके पास जाएगा? उसके पास केवल और केवल एक कंज्यूमर फोरम का ही ऑप्शन था। लेकिन 2016 के बाद ये रेरा एक्ट आया, जिसके बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उसे रेरा देखेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें समझ में आई कि रेरा की नीड क्या थी। तो रेरा की नीड ये थी कि 2016 से पहले कोई भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं थी रियल एस्टेट सेक्टर को देखने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि स्टेट रेरा और सेंट्रल रेरा में आखिर फ़र्क क्या है। तो 1 मई 2016 को रेरा एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, इन्फोर्स हो गया। इसके कुछ सेक्शंस इम्प्लीमेंट कर दिए गए, बट जो रिमेनिंग सेक्शंस थे वो 1 मई 2017 को इम्प्लीमेंट किए गए। और रेरा में ये स्पेसिफिकली डिफाइंड था कि अगले 6 महीने के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें अपने स्टेट में रेरा एक्ट इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या हुआ कि जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने अपने अपने स्टेट में रेरा एक्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने अपने अपने स्टेट में रेरा एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो एक सेंट्रल रेरा बन गया, एक स्टेट रेरा बन गया। अब समझते हैं कि स्टेट रेरा और सेंट्रल रेरा में आखिर फ़र्क क्या है। पहली चीज़, जो सेंट्रल रेरा है वो प्रोवाइड करता है आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, वहीं पे जो स्टेट रेरा है वो प्रोवाइड करता है आपको एज कंपेयर टू सेंट्रल रेरा स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ कि सेंट्रल रेरा जो है वो आपको बताता है कि जो भी कोई लॉज हैं उसे अगर फॉलो करना है तो उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस दे देगा सेंट्रल रेरा, बट एज रीजनल एरिया के हिसाब से चीज़ों को समझ के उस चीज़ों को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या डेफिनेशन रीजनल लेवल्स पे हैं, जैसे कि फोर्स मेजर करके एक डेफिनेशन है। ठीक है, वो कंडीशन आपके यूपी रेरा में दे रखी है, सेंट्रल रेरा में उस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो वो चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उन्हें बताता है आपका स्टेट रेरा, बट ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में चीज़ें बता देता है आपका सेंट्रल रेरा। ठीक है, तो इन जनरल टर्म बिल्कुल लेमन भाषा में हम समझें तो सेंट्रल रेरा आपको गाइडलाइंस देता है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करा के आपको स्पेसिफिक जानकारियाँ कौन देता है? स्टेट रेरा। एक और एग्जांपल लेते हैं अगर नहीं समझ आया तो, कि एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अगर कोई फ़ाइन है, ठीक है, इन केस आप पे कोई पेनल्टी लगती है, तो उस केस में अगर आपको पेनल्टी लगेगी तो उसमें सेंट्रल रेरा जो है वो आपको बता देगा कि मान लीजिए इतना परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा, बट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो आपको स्टेट रेरा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें स्टेट टू स्टेट डिफर करेगी। तो अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे क्योंकि ये सेक्शन वाइज ही कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रेरा के। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें जो मेन है वो तो आपका जो होम बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। जो होम बायर है वो अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो अमाउंट पे करने वाला है कोई छोटमोट अमाउंट होगा, वो उसके जीवन की पूंजी होगी। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रेरा एक्ट ने क्या किया कि जो बिल्डर है, जिसे हम प्रमोटर भी बोलेंगे अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है, फिलहाल में हम उसे एक बिल्डर ही बोलेंगे। ठीक है,
तो जो बिल्डर है उससे क्या बोला गया कि अब आप क्या कीजिए, एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है। उस वेबसाइट पे अपना जो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे भी डालिए। अब उस वेबसाइट पे क्या कीजिए कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लान्स हैं, लेआउट प्लान हुआ या फिर कोई और भी प्लान हुआ, वो सब कहाँ डालिए, उस वेबसाइट पे डालिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी सब कहाँ डालिए, उस वेबसाइट पे डालिए। आपने अगर इससे पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया है वो सब चीज़ें भी आप वहीं पे इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर कोई जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो डेवलपर है, ठीक है, वो अपनी भी जानकारी वहीं पे देगा कि मेरा ये नाम है, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि जो होम बायर है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली माइंड से फ्री हो जाएगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं बन गई, ठीक है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या होता था कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, ठीक है, पोजेशन दे दिया गया है, उसके बाद जो प्रमोटर है उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी, जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी। इस चीज़ को चेंज करके कहीं ना कहीं ये चेंज लाया गया रेरा एक्ट में कि 5 साल तक जो प्रमोटर है उसकी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है उसे ठीक कराना पड़ेगा। ये किसकी लायबिलिटी है, ये प्रमोटर जो आपका बिल्डर है उसकी लायबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। दूसरा, टाइमली कंप्लीशन। टाइमली कंप्लीशन पहले क्या होता था कि 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते थे, जो होम बायर है उसे पोजेशन नहीं मिलता था। अब उस केस में क्या हुआ कि इस चीज़ को, जो टाइमलाइन है उसे कंप्लीटली फॉलो किया जाए, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंश्योर करता है आपका रेरा एक्ट। दूसरा, फेयर प्रैक्टिसेस। अब इससे पहले क्या था कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हो रही थी। तो 2016 से पहले जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो कहीं ना कहीं अपने बूम पर था। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब कोई सेक्टर जिसे रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी भी नहीं है और वो अपने बूम पर भी है, तो कहीं ना कहीं धांधलेबाजी तो होती है। तो कहीं ना कहीं फेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उन्हें फॉलो कराना कहीं ना कहीं रेरा एक्ट का जो कोर गोल्स हैं उसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, आप क्या कारपेट एरिया रखने वाले हैं। पहले क्या था, कारपेट एरिया डिफाइंड नहीं होता था, ठीक है। अब नेट कारपेट एरिया और ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको जब सेक्शंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ढंग से डेफिनेशन बताऊंगा कि नेट कारपेट एरिया क्या होता है, ठीक है। नेट यूजेबल जो एरिया होता है उसे कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाता है, नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहला तो यही है कि जो होम बायर है उसके जो राइट्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं उन्हें सेफ गार्ड करना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना उस होम बायर को, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं, ठीक है, टाइमली कंप्लीशन और आपका फेयर प्रैक्टिसेस। यही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे कहीं ना कहीं रेरा एक्ट ने काम किया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम सेक्शन में जब देखेंगे तभी समझेंगे, क्योंकि जैसे कि आपका सेक्शन 2D में आपकी अलॉटी की डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 2ZK में आपकी प्रमोटर की डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 2ZM में आपकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। ये सब चीज़ें हम जब सेक्शंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी डेफिनेशन क्या है। बट फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि अलॉटी क्या है, प्रमोटर क्या है, ठीक है। तो देखिए, अलॉटी वो व्यक्ति होता है जो उस फ्लैट को, अपार्टमेंट को, बिल्डिंग को या प्लॉट को खरीद रहा है, ठीक है। उस चीज़ को अलॉट किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा, किसे, अलॉटी को, ठीक है। अलॉट किया गया है, पोजेशन नहीं मिला है, केवल अलॉट हुआ, ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो एक व्यक्ति है जो फ्लैट बेच रहा है, अब वो कौन हो गया, आपका बिल्डर हो गया, ठीक है। जो फ्लैट बेच रहा है वो आपका बिल्डर हो गया। अब बिल्डर क्या कर रहा है कि जो फ्लैट खरीद रहा है, जो आपका होम बायर है, उसे क्या बोलेगा कि देखिए आपको अगर ये फ्लैट खरीदना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट एज अ बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो जो अमाउंट पे कर देगा, ठीक है, अब उसे क्या मिलेगा, कुछ तो एश्योरेंस मिलेगा ना, तो उसे एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो जब वो उस प्रॉपर्टी को अलॉट कर देगा उस व्यक्ति को, तो अब वो कौन बन जाएगा, अलॉटी, जो खरीद रहा था, ठीक है। और जो होम बिल्डर है, जो बिल्डर है वो कौन होगा, प्रमोटर। प्रमोटर का क्या डेफिनेशन है, प्रमोटर की जनरल अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं फिलहाल तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रॉपर्टी को क्रिएट करता है या क्रिएट करवाता है, किस पर्पस के लिए, बेचने के लिए, खरीद रहने के लिए नहीं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रहने के लिए परचेज कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं है, ठीक है।
वो अपने लिए ही अगर क्रिएट कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन डेफिनेशन जो क्लॉज है, जब सेक्शन 2 को हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल। चैप्टर 7 रेरा एक्ट का बात करता है रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल की, सेक्शन 41 और सेक्शन 42। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए रेरा एक्ट में आपका जो भी जजमेंट आया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किससे अपील करेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक अथॉरिटी बनाई गई, एक ट्रिब्यूनल बनाई गई जो आपके किसी भी केस को एज अ अपील सुनेगी। ठीक है, आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं फेयर प्रैक्टिसेस बढ़ेगी। अगर इन केस रेरा एक्ट में जो जजमेंट है वो बायस्ड था तो रीट जो है वो उस चीज़ को रिव्यू करेगी। ठीक है, उस चीज़ पे आपकी अपील सुनेगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि कितने टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है रेरा रजिस्ट्रेशन की। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। तो देखिए, पहला तो जितने भी रेजिडेंशियल पर्पस से बनाए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपकी अपार्टमेंट्स भी आती हैं, बिल्डिंग्स भी आते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कमर्शियल पर्पस के लिए आपके जो ऑफिस स्पेसेस होते हैं वो, ठीक है, बाकी आपकी जो वेयर हाउस स्पेसेस होते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद जो आपके मिक्स्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने कोई प्लॉट भी बेच रहे हैं आप उसी में, ठीक है, आप उसमें कोई हाउसिंग सोसाइटी भी बेच रहे हैं, आप उसी में कोई रेजिडेंशियल पर्पस भी बेच रहे हैं, आप उसी में कोई ऑफिस भी कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, मिक्स्ड पर्पस के लिए आप कोई स्पेस बेच रहे हैं। ठीक है, वो कहीं मिक्स्ड प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद प्लॉटेड डेवलपमेंट्स होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, फिर उसमें प्लॉटिंग करा देते हैं। तो ये भी किसके अंडर आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, ये रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, रेमिडीज अवेलेबल टू अलॉटी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि जब रेरा एक्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेन जो फोकस था रेरा एक्ट का वो क्या था, जो अलॉटीज थे उसके राइट को प्रिजर्व करना। तो देखिए, पहली चीज़, कोई भी व्यक्ति जो आपको बिल्डिंग बेच रहा है, ठीक है, उसने क्या किया कि आपको एक प्रोस्पेक्टस टाइप का दिखाया, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। इन केस अगर जब आप गए, आपने देखा कि वहाँ पे जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉमिस की गई थी वो मिसिंग हैं, उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। तो उस केस में ये कहीं ना कहीं रेमेडी प्रोवाइड की गई है अलॉटी को कि वो अब चाहे तो उस चीज़ से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, पहले क्या होता था कि बुकिंग अमाउंट जो था वो फिक्स नहीं था। ठीक है, उसे भी फिक्स कर दिया गया अलॉटी का कि अब केवल और केवल अलॉटी 10% ही अमाउंट पे करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता भी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, वो भी प्रमोटर की ही है। एक और चीज़ अगर हम देख लें तो ये है कि इन केस अगर पोजेशन में डिले होता है तो उस पर क्या होगा, चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है, वो वापस मांग सकता है पैसे। ठीक है, इन केस आप पैसा मांग रहे हैं वापस तो क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उतना ही इंटरेस्ट रहेगा जो अलॉटी को पे करना पड़ता अगर वो किसी इंस्टॉलमेंट में डिले कर देता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट की। आपने देखा होगा कि बहुत सी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपने जो फ्लैट्स होते हैं वो ब्रोकर्स को दे देती है कि आप बेचिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं। अब पहले क्या था कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी थी नहीं, तो रियल एस्टेट जो एजेंट होते हैं वो भी बच जाते थे। तो इसको भी कहीं ना कहीं रेरा एक्ट के एम्बिट में अब लाया गया है। अब रियल एस्टेट एजेंट को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रेरा एक्ट में। ठीक है, अब एग्जेम्पशंस क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं। अभी तक हमने समझा इसको भी रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसे भी रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। भाई रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन, नहीं कोई तो कहीं ना कहीं पैरामीटर सेट होंगे ना, थ्रेशोल्ड कुछ तो होगा कि इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, इससे नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या है। तो देखिए, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 500 स्क्वायर मीटर को एक्सीड कर जाता है तो आपको पहली चीज़ रेरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 8 यूनिट ऑफ फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट्स से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ठीक है, तीसरा, अगर आप रीडेवलपमेंट करा रहे हैं जिसमें आप री अलॉट कर रहे हैं,
ठीक है, किसी और को अलॉट कर रहे हैं या फिर और लोगों को अलॉट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये एग्जांपल जो तीसरा मैंने आपको रीअलॉटमेंट का बताया, रीडेवलपमेंट का बताया, इसे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जांपल समझिए। इन केस आपने क्या किया कि एक बिल्डिंग थी जिसमें आपने पहले फ्लैट बेच चुके हैं, 10 लोग वहाँ पे रह रहे थे। अब इन कंडीशन के आपने उस बिल्डिंग को तोड़वाया और नए फ्लैट्स बनवाए। पहले 10 थे, अब 10 के 10 हैं, तो आपने क्या किया, रिनोवेशन कर दिया या फिर रीडेवलपमेंट कर दिया। बट क्या आपने किसी और को रीअलॉट किया उस फ्लैट्स को? नहीं, जो लोग पहले रह रहे थे वो भी अभी रह रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेरा एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। बट इन केस अगर आप जो नंबर है फ्लैट्स का उसे एक्सीड कर देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं, पहले 10 फ्लैट थे, 10 के 10 उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं आपने अलॉट कर दिए, अब 4-5 फ्लैट्स और बना दिया आपने उसी में, तो अब उस केस में क्या होगा, आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप प्रमोशन भी करोगे, मार्केटिंग भी करोगे। ठीक है। तो अब हम एग्जेम्पशन समझे तो ये है, पहला 500 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए आपका लैंड जो एरिया है आपके प्रोजेक्ट का। दूसरा 8 यूनिट ऑफ अपार्टमेंट्स या फ्लैट उससे नीचे ही होना चाहिए। तीसरा, आप अगर रिनोवेशन करा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है रेरा एक्ट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, पहली चीज़, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 2 ऑफ रेरा एक्ट बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट के बारे में। ठीक है, उनमें ये सब आपको जानकारी जब हम सेक्शंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा पैन कार्ड। तीसरा, अब पैन कार्ड किसका, जो प्रमोटर है उसका। तीसरा लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट्स। अगर जो प्रॉपर्टी जिस पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रमोटर के नाम पे ही रजिस्टर्ड है तो उस केस में वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करेगा। इन केस अगर वो प्रॉपर्टी उस प्रमोटर के नाम पर नहीं है तो उस केस में वो उस ओनर की परमिशन दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद अप्रूव्ड प्लान्स, जितने भी आपने प्लान्स बनाए हैं वो कहीं ना कहीं अप्रूव्ड हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल, आपने लेआउट प्लान बनाया, लेआउट प्लान आपको कहीं ना कहीं अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कमिटमेंट सर्टिफिकेट, आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कमिटमेंट सर्टिफिकेट की। अब फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या है। देखिए, आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपका कमिटमेंट सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, ये आपका कमिटमेंट सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि अब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको ये बताएगा कि अब आपका प्रोजेक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये बताएगा आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, तो देखिए, इन केस आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या आप पोजेशन दे सकते हैं? नहीं, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है बट वो रेडी टू यूज़ नहीं है अभी। अभी आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके नगर पालिका, नगर परिषद या आपके यहाँ पे अगर बीएमसी है तो उन सब से कहीं ना कहीं अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप उनसे अप्रूवल ले लेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी बिल्डिंग में तो रहने नहीं लग जाते हैं, आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, आपको उसमें वाटर सप्लाई भी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बाद ही आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कमिटमेंट सर्टिफिकेट और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल प्लान्स क्या हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट। एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो देखिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई बकाया तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं है, वो क्लियर तो है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई लोन वोन नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। उसके बाद एग्रीमेंट फॉर सेल, जब आप पोजेशन देंगे तो आपको एग्रीमेंट फॉर सेल भी देना पड़ेगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, आप तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप होम बायर से बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, बुकिंग अमाउंट लेने के बाद आपको उससे अलॉटमेंट लेटर भी देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डेक्लेरेशन, और डेक्लेरेशन के बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है।
तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी हमने रेरा एक्ट के बारे में पढ़ लिया कि रेरा एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी और रेरा एक्ट में क्या क्या चीज़ें जनरल टर्म्स में क्या क्या है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में समझेंगे कि रेरा एक्ट के सेक्शंस वाइज क्या है। ठीक है, बट फिलहाल में 2 मिनट में हम कहीं ना कहीं ये समझ लेते हैं कि इस एक्ट में चैप्टर डिवीज़न कैसे है। तो चैप्टर 1 आपको बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसमें आपके सेक्शन 2 ही हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला आपका कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करते हैं, दूसरा आपकी डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल में हम इतनी ज़्यादा डीप में जाते नहीं है, बट ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। दूसरा आपका बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका बात करता है फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर के बारे में। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अलॉटी। पांचवा बात करता है आपका रेरा एक्ट के बारे में, और सेंट्रल एडवाइजरी अथॉरिटी के बारे में बात करता है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 7 बात करता है आपका रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, रीट के बारे में। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन के बारे में आपका चैप्टर 8 बात करता है। चैप्टर 9 बात करता है आपका फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स के बारे में। चैप्टर 10 बात करता है आपका मिसलीनियस के बारे में। ठीक है, तो टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, और कितने सेक्शंस हैं? टोटल 92 सेक्शंस हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।